नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात शक्तिशाली भारत की रक्षा प्रणाली पर। आजादी के 6 दशक पूरा होने के साथ ही हमने विकास के नए आयामों को छुआ। इन्हीं में से एक अहम उपलब्धि रक्षा व्यवस्था भी रही। अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान की मौजूदगी, स्वदेशी रक्षा तकनीक के विकास में हमें पृथ्वी से अग्नि तक की उड़ान का गौरव दिया। बुलंदियों की इस नई कतार में परमाणु पनडुब्बी से लेकर विमान वाहक पोत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दुनिया भर में हमारी रक्षा व्यवस्था 5वें बड़े देश के तौर पर शुमार की गई। हम अभी अपनी उपलब्धियों पर खुशी हो रहे थे कि हाल में एक हादसे ने हमें दुख के सागर में ढकेल दिया। नौसेना की पनडुब्बी सिंधु रक्षक जिस तरह से हादसे का शिकार हुई, वो वाकई हमारे लिए चिंता का सबब है। इस हादसे से सेना की तकनीक रखरखाव पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये भी है कि इस मुकाम पर पहुंचकर अपने डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को हम कितना सुरक्षित रख पा रहे हैं। आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 6 खास मेहमान हैं। हम अपने मेहमानों का आपसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड कोमोडोर सी उदय भास्कर, जो कि सीनियर फेलो नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन में भी हैं। बहुत स्वागत है आपका उदय भास्कर जी। इसके अलावा हमारे साथ हैं रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल कपिल काक, जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। कपिल काक साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीराम चौलिया, जो कि प्रोफेसर और डीन हैं जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं राहुल दत्ता, जो कि द पायनियर में विशेष संवाददाता हैं और रक्षा मामलों के जानकार भी हैं। बहुत स्वागत है राहुल आपका जी। हमारे साथ हैं रिटायर्ड कोमोडोर रंजीत बी रॉय, जो कि पूर्व निदेशक रह चुके हैं नेवल इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशंस में। आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अजय लेले हैं, जो कि रिटायर्ड विंग कोमोडोर रह चुके हैं और IDSA के फेलो मेंबर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक खास रिपोर्ट। जब ये धुएं छटे तो भारत एक नए रूप में दुनिया के सामने था। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. Measurements have also confirmed that there was no release of radioactivity into the atmosphere. नेहरू के आरंभिक नेतृत्व, होमी भाभा और दूसरे परमाणु वैज्ञानिकों की मेधा और जनमानस के संकल्प ने भारत को जो शक्ति सौंपी थी, वो अब संसार के सामने थी। परमाणु अस्त्र भारत के सुरक्षा कवच बन चुके थे और देश ने अपनी कोशिशों से ये मिसाइलें तैयार की जो 5,500 किलोमीटर दूर तक परमाणु हथियारों को दाग सकती हैं। लेकिन ऐसी उपलब्धियां गिनी चुनी ही क्यों हैं? भारत ने अपनी जमीन, वायु क्षेत्र और समंदर को सुरक्षित बनाने के जो प्रयास किए, वो उतने कामयाब नहीं रहे। अगर सफलता मिली भी तो समस्याओं के साथ। कई रक्षा परियोजनाओं के अमल में देर ने उनके लाभ सीमित कर दिए। इसकी वजह से लागत में बढ़ोतरी हुई और जब तक ये परियोजनाएं पूरी होती हैं, तब तक उसमें इस्तेमाल हुई तकनीक पुरानी पड़ जाती है। नतीजतन हमारे स्वदेशी निर्माण बहुत काम के नहीं रह जाते। क्या रक्षा उत्पादन का हमारा तंत्र काबिल नहीं है, या पब्लिक सेक्टर की सुस्ती और घिसी पिटी लीक पर चलने की रिवाज उसे काबिल नहीं होने देती? भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन हथियारों के साथ हम तकनीक सहयोग का समझौता उस तरह क्यों नहीं करते कि भविष्य में सैन्य उपकरणों के लिए हमें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े? क्या रास्ता रक्षा क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलना और विदेशी तकनीक सक्षम कंपनियों को FDI के लिए न्योता देना है? बुनियादी सवाल ये है कि हमारी रक्षा उपलब्धियां सीमित क्यों हैं और ये सूरत कैसे बदल सकती है? तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। भास्कर साहब, आप ही से सवाल पहला करना चाहूँगी। आप नेवी में लंबे समय तक रह भी चुके हैं। ये जो हादसा हुआ है पनडुब्बी का, हम अपनी रक्षा उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि हादसा इतना बड़ा है कि वो उपलब्धियां पीछे छूट गई हैं, पहले सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में ये है कि हम जिस मुकाम पर पहुँचे हैं अपनी उपलब्धियों को, क्या उसको सुरक्षित रख पा रहे हैं? जो ये हादसा हुआ है सिंधु रक्षक पनडुब्बी का, उसका क्या असर बड़े पैमाने पर रक्षा क्षेत्र पर पड़ेगा हमारे देश में?
ये जो सिंधु रक्षक के ऊपर जो दुर्घटना हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना रही है और हमारे 18 जो हैं नेवी खास सबमरीन नाम के जो अफसर और सेलर हैं वो भी मारे गए हैं इसमें। और जो पनडुब्बी जिस प्रकार से उसका अभी डैमेज हुआ है, क्योंकि अभी भी वो पानी में है, संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि ये नेवी के लिए और हमारे जो सबमरीन आर्म है, जो पनडुब्बी का जो आर्म है, उसके लिए ये एक काफ़ी बड़ा एक नकारात्मक ये अनुभव ज़रूर रहा है। और अभी एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बिठाया गया है, तो कारण के बारे में शायद 3-4 हफ्तों में हमें पता चलेगा। पर जहां तक असर की बात है, मैं यही कहूंगा कि ये एक प्रकार का स्टैंड अलोन एक्सीडेंट है, यानी कि ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। ये बात भी सही है कि विश्व में इस प्रकार का पनडुब्बी जो हार्बर में जब है, उसके अंदर इतना बड़ा विस्फोट और इतने लोग मारे जाना, ये बहुत ही एक प्रकार से मैं कहूँगा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। पर शायद इसमें एक ही बात है अमृता जी, वो ये कि जब हम इस पनडुब्बी के बारे में सोच विचार करते हैं, शायद भारत की जो एक बड़े पैमाने पे जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की हम बात करते हैं, उसमें मैं कहूँगा कि कई प्रकार के कमियां हैं और पनडुब्बी जो है उसका एक प्रतिबिंब है। परंतु मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की वजह से ये घटना हुई है। जब तक ये बोर्ड ऑफ इंक्वायरी खत्म नहीं होगा, हमें किसी प्रकार का अटकलें इसके बारे में करना शायद उचित नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं उसको मैं आप भी नेवी में रह चुके हैं रंजीत साहब, इसलिए मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगी। इन्होंने एक मसला उठाया कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की कमी है और शायद अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो एक छोटी वजह मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का न होना भी इस तरह के हादसों की वजह हो सकती है। संक्षेप में ये बोलूँगा पहले कि मैं बहुत खुश हूँ कि गणतंत्र दिवस के बाद आप देश को, नौजवानों को सुरक्षा के बारे में बता रहे हैं। तो हमें सुरक्षा के लिए मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, लेकिन कुछ हो गया है कि हमने कुछ ठीक से नहीं किया है। तो आपका ये पहला सवाल मैं दे रहा हूँ, क्योंकि एडम स्मिथ, तो चाणक्य ने भी यही बोला था, राजा, सॉवरेन्स फर्स्ट ड्यूटी, पहला कर्तव्य है देश की सुरक्षा। तो मॉडर्नाइजेशन ज़रूर है। अब आपने नौसेना के बारे में पूछा, ये युग विज्ञान का युग है। सबमरीन सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल पनडुब्बी है। छोटी सी जगह में पूरी टेक्नोलॉजी भरी हुई है और जैसे कॉमोडोर भास्कर साहब ने बताया, आगे उसके हथियार हैं टॉर्पीडोज और मिसाइल्स। उसके नीचे थोड़ा सा एक बैटरी कंपार्टमेंट है, जो बैटरी जहाज को, पनडुब्बी को चलाता है जब पानी के नीचे है और डीजल इंजन चलाता है जब ऊपर है। उसके अंदर उसका तेल और फ्यूल, हाई स्पीड डीजल, वो आग लगा सकता है। तो आपने पूछा फेलियर किस वजह से होता है, एक तो ह्यूमन फेलियर, एक मटेरियल फेलियर और तीसरा सैबोटाज, अंदराना। अब वो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी देगा। लेकिन भारत की जो नौसेना है काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और ये सिंधु रक्षक एक ऑपरेशनल सबमरीन थी। ऑपरेशनल सबमरीन मतलब उसके अंदर हथियार थे, हथियार के प्रोपेलेंट होते हैं, लेकिन हथियार वाज नॉट आर्म्ड, डेटोनेटर नहीं लगाए थे। तो अब उस समय पे रात के 12 बजे सिर्फ 18 लोग थे, 3 ऊपर थे जो कूद के निकल गए और बेचारे 18 एक्सप्लोजन हुआ है। ये बैटरी कंपार्टमेंट हाइड्रोजन से हो सकता है और सेंसर नहीं काम किए, उनको पता नहीं चला इतना हाइड्रोजन था। और हाइड्रोजन में आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन जो है लाइटर देन एयर, वो आप तो क्या हमारे जो नौसैनिक या जो हमारे नौसेना के कर्मचारी थे तो वो उतने नहीं, क्या वो उतने सक्षम नहीं थे कि इस तरह की आहटों को पहचान सकें, उसको पहचान कर मतलब तात्कालिक तौर पर उसकी कमियों को दूर कर सकें? बिल्कुल, आपने वैज्ञानिक क्वेश्चन पूछा है। हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर, तो वो ऊपर चला जाता है, या बैटरी कंपार्टमेंट में है और सेंसर ने नहीं पकड़ा तो शायद पता नहीं चला। और बैटरी चार्जिंग में आपको पुराने जमाने में देखे बैटरी के बबल्स निकलते थे। तो अब बोर्ड ऑफ इंक्वायरी पता करेगी, लेकिन एक्सप्लोजन हुआ है, वो बड़ा एक्सप्लोजन हो गया है, प्रोपेलेंट को आग लग गई है या तेल को आग लग गई है, बैटरी कंपार्टमेंट फटा है और पूरी पनडुब्बी 2 टुकड़े हो गई है।
जी, तो ये एक हकीकत है जो आप बयान कर रहे हैं। लेकिन कपिल काक साहब, जो हमारा रक्षा उत्पादन है और जो हमारे रक्षा उत्पादन के बाद रखरखाव की तकनीक है, क्या वो पर्याप्त काबिल नहीं है, जिसकी वजह से हम एक तो ठीक है कि हमने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं इस बीच में, लेकिन साथ साथ जो उपलब्धियां हासिल करके हम जिस मुकाम पर पहुंचे भी हैं, उसको हम सुरक्षित रख पाने में कहीं अपने आप को कम महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कमी है, इसमें कोई शक नहीं है कि देश की जो सुरक्षा बल हैं, थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, आधुनिकीकरण की काफ़ी एक तरीके की ज़रूरत है, इस पर कोई शक नहीं है। मगर मैं इसको एक दूसरे पहलू से देखना चाहता हूँ। पहला है कि देश की जो राजनीतिक की नेतृत्व है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस की नेतृत्व है, उनको देखना है कि पिछले 20 साल के जो युद्ध हुए हैं वो क्या अहम मुद्दे उनमें क्या थे, क्या क्या तकनीक थी, क्या क्या तकनीक की ज़रूरत होगी आगे, और फिर आप अगले 20 साल में देखेंगे ये क्या हो रहा है। मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है कि ये एक रणनीतिक बनाई नहीं गई है कि एक डिफेंस रक्षा का जो एक जैसे युद्ध होगा अगले 20 सालों में, उस युद्ध में जो हमारे सुरक्षा बल हैं और हमारी राजनीतिक की नेतृत्व है, क्या वो मिलजुल के इसको आगे देखते हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं सेनाओं की। भविष्योन्मुखी जो रणनीति होनी चाहिए, अजय लेले साहब, क्या उस भविष्योन्मुखी रणनीति की भी कहीं कमी है? रिसर्च के क्षेत्र में भी कुछ कमी है? मेरे विचार से हमें देखना चाहिए पहले हमारी सुरक्षा की रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ। अगर आप देखें कि 9/11 के बाद पूरे विश्व भर में ये पता चलने लगा लोगों को कि एक कन्वेंशनल वॉरफेयर जो पहले होता था 2 राज्यों के बीच या 2 देशों के बीच, वैसा वॉरफेयर अब शायद होने की संभावना बहुत कम है। अब एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर होगा। तो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में क्या क्या यूज़ किया जा सकता है, क्या उसकी तकनीकियाँ हैं, उसके क्या मेथडोलॉजीज़ हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर हम आगे वाले फ्यूचर में फेस करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं होगा। सो हमारे ऊपर जिम्मेदारी अब ज़्यादा बढ़ गई है, जो एक कोल्ड वॉर एरा में जिम्मेदारी थी कि आपको खाली कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर होना है। हाँ। तो अब हमें दोनों के लिए प्रिपेयर होने की जरूरत है। ये जो सिंधु रक्षक दुर्घटना हुई है उसमें कुछ आप अनकन्वेंशनल नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंधु रक्षक देखिए और आपके जो बड़े मिलिट्री हथियार है या औजार है वो देखिए, वो आपके कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए है। जो काक साहब जिक्र कर रहे थे वो एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर भी होने की संभावना है। उसके लिए हमें और तैयारी करनी चाहिए। जैसा ये कहना था जो अजय साहब कह रहे हैं बिल्कुल सच है, इसमें कोई गलती नहीं है। मगर जो आपको खतरों का एक स्पेक्ट्रम है, ये नहीं है कि कन्वेंशनल नहीं होगा, सिर्फ अनकन्वेंशनल होगा। बट देखिए आपके परमाणु शस्त्रों का डिटरेंस है, आपकी एक लिमिटेड जिसे कहते हैं संयम वाला युद्ध जैसे कारगिल हुआ था, तो इन मामलों की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। मगर जो आपके खतरों का स्पेक्ट्रम है, मुझे लगता है जैसे आगे सबसे ज़्यादा आपके वायु और अंतरिक्ष, ये जो एक तरीके की स्पेक्ट्रम है, अगर आप खारी युद्ध देखें, लिबिया में पिछले साल क्या जिक्ला क्या है, एक तो संयम। नहीं, लेकिन कपिल काक साहब, सवाल आपने एक और उठाया कि खतरों का जो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम के हिसाब से हमारी तैयारी कितनी है? राहुल दत्ता साहब। अमृता, ऐसा है कि पहले तो जो सिंधु रक्षक पे आपने एक सवाल पूछा कि इससे हमारी प्रिपेयर्डनेस या हमारे उस पर, अब आपको मालूम है औसतन एवरेज, अगर आज आप एक टेंडर किसी हथियार का खोलती हैं, ड्यू टू वेरियस रीजन हमारे वो कम से कम 8 साल लगते हैं। और इस किस्म की जो सबमरीन है, जैसे राय साहब ने बोला, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। तो मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता उदय भास्कर जी से कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 है सब। ये सिंधु रक्षक जो है ये 9 है हमारे पास, पहले 10 थी, ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है। नेवी हो सकता है एक आध दिन में उसको डिक्लेयर भी करेगी कि ख़त्म है। अब आप एक सबमरीन, अब बाकी अब बची भी 9 में से भी जो 7 एट वन पॉइंट, एनी गिवन पॉइंट, भास्कर जी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे, कम से कम 2 सबमरीन वो रिपेयर में रहती हैं, मेंटेनेंस, तो आपके पास रही 7। और 7 में से भी उन सब की ऑपरेशनल लाइफ जो है वो अपग्रेड होने के बाद भी, मिड लाइफ अपग्रेड जिसको बोलते हैं, उसके भी वो आखिरी चरम सीम पे है और 2-4 साल। और नई सबमरीन्स आपकी, वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपकी अभी नई 6 सबमरीन हैं,
वो अब भगवान जाने कब आएंगी स्कॉर्पियन, कम से कम 6-5-4 साल और बोल रहे हैं। लेकिन हमारी एक्चुअल ज़रूरत कितनी है? ज़रूरत आपकी जो है वो कम से कम 25, जो नेवी का ऑन रिकॉर्ड जो उन्होंने, जो गवर्नमेंट ने भी जिसको सैंक्शन दे रखी है जी। तो पहला तो ये हो गया जो आपने पूछा। नंबर 2 जो आप कह रही हैं कि काग साहब ने बोला या इन्होंने बोला स्पेक्ट्रम, मैं ये बोल दूं 1990 में 1990 में 21 सबमरीन थी और INS चक्रा न्यूक्लियर हमारे साथ थी, अब हम गिर गए हैं जी। और दूसरा आपने बोला 9/11 देखिए, डाइकोटमी देखिए, एक तरफ काग साहब कहते हैं टेक्नोलॉजी बहुत होनी चाहिए, हाँ। आतंकवादियों ने 9/11 में टेक्नोलॉजी को हटा दिया पूरा ही। They did not use any computers, no mobiles, and they slammed into those 2 towers. ओसामा बिन लादेन 8 साल कैसे बचा रहा? उसने एक भी दिन मोबाइल यूज नहीं किया, ना कंप्यूटर। तो ये डाइकोटमी है। हाँ। उसको हमारे रक्षा विशेषज्ञ या हमारे साइंसदान वो कैसे डील करेंगे वो तो मैं तो जानता नहीं जी। श्रीराम चौलिया जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो अभी हमारे देश ने एक ही हफ्ते के अंदर 3 एक तरह से कहें कि रक्षा के साजो सामान देश को प्रस्तुत किए, एक तरह से हमारे देश के लिए गौरव का भी वक्त था जब हमने देखा कि पृथ्वी 2 का लॉन्च हो रहा है, जब हमने देखा कि विक्रांत आ रहा है, अरिहंत आ रहा है, लेकिन साथ साथ जिस तरह से सिंधु रक्षक में हादसा हुआ, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरी घटना को कैसे देखा जा रहा है और क्या इसका मैसेज क्या है? बाहरी दुनिया में तो असमंजस है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्योंकि आप देखेंगे रशिया में सबमरीन सिंक हुई थी कुर्स्क जी, कई साल पहले, 12-13 साल पहले की बात। तो वो एक बड़ा ही सनसनीखेज खबर था और उस पर भी सरकार की काफ़ी लोगों ने आलोचना की कि इनकी तरफ से कुछ खामियां रह गई सिक्योरिटी सेफ्टी की। तो मेरे ख्याल से वो एक है कि सेफ्टी में शायद हम चुके हैं। दूसरी चीज़ देखा जाए तो चाइना और भारत का जो कि हमेशा आंकड़ा देखा जाता है, ऑलमोस्ट 1 to 3 हैं वेसल्स की, स्पेशली नेवल एरिया। सो ये जो गैप हैं, और जैसे भाटिया साहब ने कहा कि अभी 10 से नीचे हो गई सबमरीन्स, तो इसका मेरे ख्याल से सिंधु रक्षक जी स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमारी कमियां होंगी एंड एक गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसको कैसे कवर किया? अगर आप स्टेटिस्टिक्स भी देखें, खर्चा जो हम कहते हैं, हाँ कुछ खर्चा तो हमने गलत किया है, मिस एलोकेट किया है, काफी जाहिर भी हुआ है, लेकिन अगर ओवरऑल खर्चा भी देखें, only 2.5% of GDP only we spend on defense, उससे ज्यादा नहीं है। 1.7% की खर्च है। चाइना की आप देखें 4 से ज्यादा 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा हो रहा है। कई बार लोग इस मसले को भी उठाते हैं कि भाई सोशल सेक्टर के बजाय डिफेंस सेक्टर पर इतना खर्च क्यों हो रहा है, लेकिन वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन वो एक अलग बहस का मुद्दा है, क्योंकि दुनिया के मुकाबले देखा जाए तो वो फिर भी कम है। पर सवाल ये है कि हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस किस तरह की है, इस पर एक चर्चा करेंगे, ब्रेक के लिए रुकते हैं। भारत ने रक्षा क्षेत्र में तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन उपलब्धियों के साथ हम कितने अपने आप को सुरक्षित रख पाए हैं और ख़ास तौर से जो हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो कितनी मजबूत है। अजय लेले साहब, आप क्योंकि रिसर्च अनुसंधान में भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो अभी हमारी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो किस तरह की है, और अगर दुनिया के मुकाबले देखा जाए तो क्या हम जो आने वाले भविष्य की चुनौतियां हैं उसके मद्देनज़र अपनी रिसर्च को, अपने अनुसंधान को उतना आगे बढ़ा पाए हैं, उसमें किस तरह की अड़चनें आ रही हैं? मेरे विचार से हमें ये देखना चाहिए कि आप देखने का एक नज़रिया होता है। आजकल भारत देश में एक देखने का नज़रिया ये बना है कि ग्लास आधा खाली है, लेकिन कोई ये नहीं देखना चाह रहा कि ग्लास आधा भरा हुआ भी है। और मेरे विचार से हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस अगर हम देखें तो हालांकि कमियां बहुत हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ग्लास बिल्कुल ही भरा हुआ नहीं है, ग्लास आधा भरा हुआ है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफ़ी सारी इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी हुआ है। भारत ने काफ़ी सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी किया है डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ का।
सो आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड इवन कोस्ट गार्ड में भी काफ़ी सारी मैं ये कहूँगा लास्ट 5 to 10 years काफ़ी सारी नई चीज़ें आई हैं। दुनिया के सबसे बड़ा इंपोर्टर एक तरह से लोग मानने लगे हैं कि भारत हो गया सैनिक साजो सामान का, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस तरह के तकनीक को खुद अपने यहाँ हासिल करके और स्वनिर्मित सैनिक साजो सामान बना सकें? बार बार इस बात को लेकर सवाल उठाए जाते रहे। इसका ये हमें देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है दुनिया भर में। अगर आप आज 0 से स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा उस लेवल पर पहुंचने के लिए। सो मेरे विचार से हमें ये एक मिक्स्ड बैग होगा जहां पे आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की ज़रूरत है, आपको इंडिजनाइजेशन की भी ज़रूरत है, एट द सेम टाइम आपको टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की भी ज़रूरत है। तो मेरे विचार से भारत वैसा ही कर रहा है। 26% के बाद अब FDI ऑन सिलेक्टेड थिंग 49% तक जा चुका है। सो मेरे विचार से और कई सारे औजार आने की संभावना है जी। लेकिन कपिल काक साहब, एक आम आदमी की भाषा में देखें तो लोगों को ये लगता है कि हमने स्पेस में, हमने न्यूक्लियर क्षेत्र में तो कुछ हद तक कामयाबी हासिल की है, नई मिसाइलें हम बना रहे हैं, स्पेस में हम अंतरिक्ष उपग्रह छोड़ रहे हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल वॉरफेयर हैं या कन्वेंशनल सैनिक साजो सामान है, हथियार हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान कम है। और जब युद्ध होगा तो हम ऐसे न्यूक्लियर युद्ध में तो कम, लेकिन हमारी जो आम ज़रूरत के युद्ध के सामान है उसके लिए हम कितने तैयार हैं? ये देखिए, इस वक्त तैयारी में कोई कमी नहीं है, मगर इन मामलों में जो कुछ भी आप साजो सामान अपनी सेनाओं को देना चाहते हैं वो भविष्य की बात करते हैं। कि अब जैसे मैं पहले भी कहा है कि आप देखिए, भविष्य में खुद ही आपने कहा है कि भारत सारे विश्व में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। ये सवाल उठाना है क्यों? क्योंकि सारे विश्व में एक देश है, वो भारत, इंडिया है, जिसके सामने 2 देश हैं जो उसको रणनीतिक और रक्षा के खतरे और चैलेंजेस पैदा करता है, अलग अलग से और मिलजुल के। जो न्यूक्लियर मिसाइल कोऑपरेशन चीन और पाकिस्तान की है, पिछले 20 सालों से रही है, अगले 20 सालों चलती रहेगी। ये कोई देश नहीं है सारे विश्व में जिससे ऐसे खतरे हैं। इसलिए 3 कदम उठाने चाहिए। पहले, आपको एक राष्ट्रीय लेवल पे एक रणनीति बनानी है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और डिफेंस कैपेबिलिटी। क्या चाहिए, ये रणनीति है नहीं। जो कुछ भी होता है आजकल एडहॉक होता है, कितने पैसे, अच्छा थोड़ा दे दीजिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी आगे देंगे, वैसे काम कोई देश नहीं करता है। दूसरी बात है, आप देखिए आपके पास टेक्निक क्या है। तकनीक आज का और भविष्य का युद्ध सिर्फ एक होगा, वायु, जैसे मैंने पहले कहा, अंतरिक्ष और तकनीक। क्या तकनीक है आपके पास, जैसे राहुल जी ने कहा था ओसामा बिन लादेन के बारे में, वो पैदा करना है। तीसरा, आपको निजी क्षेत्र को अपनी रक्षा मामलों के साजो सामान बनाने की, ये आप देखिए जब मारुति कार बनी थी भारत में, लोकलाइजेशन जो यहाँ साजो सामान बनता था मारुति का 3% था, आज मारुति बनती है 99%। सारे विश्व में अगर गाड़ियां हैं उनमें भारत के पुर्जे हैं। क्या आप अपने डिफेंस डेवलपमेंट, जैसे आप कहा था, उत्पादन नहीं होगा जब तक आपके पास रणनीति नहीं है, पॉलिसी नहीं है। कोई भी सरकार, तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल पॉलिसी की कमी है और रणनीति नहीं है, शायद इस वजह से लंबी दूरी की पॉलिसी, लंबी दूरी, कल की पॉलिसी। उदय भास्कर साहब, क्या आप भी ये मानते हैं कि हमारी रणनीति में कहीं कोई कमी है और एडहॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं, इस वजह से चुनौतियां ज्यादा बड़ी हो गई हैं? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि अगर हम निजी क्षेत्र को रक्षा साजो सामान बनाने के लिए खोल दें तो शायद ये जो बाहर से सामान मंगाने की, खरीदने की बात है, उस पे कुछ हम अंकुश लगा सकेंगे? अजय साहब ने उदाहरण दिया कि अगर हम ग्लास की बात करें तो उन्होंने जो ग्लास भरा हुआ है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था। मैं जो ग्लास खाली है उस हिस्से के बारे में कहूँगा कि मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि सन 62 जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, मैं कहूँगा पूरे देश के लिए एक प्रकार का ये एक चुनौती था, एक धक्का भी था। उसी के बाद हमारे पंडित नेहरू भी देहांत हो गए थे। परंतु पिछले 50 साल में, और यहाँ मैं कपिल साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, राजनीतिक स्तर पे और जो हम देश में हायर डिफेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं उसको हम सही तरीके से नहीं संभाल पाए हैं। यानी कि उस प्रकार का दूरदृष्टि या जो हम सामरिक, जो हमारा सोच विचार होना चाहिए था, या जो एक
दायरे होने चाहिए थे, हमने उसको सही पटरी पे नहीं रखा। एक बहुत बड़ा विडंबना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है ऐसे एक क्षेत्र में है जहां आपके पास इस प्रकार के चुनौतियां हैं, जैसे चीन का 62 में हुआ था, पाकिस्तान का बार बार हुआ है, देश में अंदरूनी सुरक्षा और इंटरनल सिक्योरिटी वो भी बहुत जटिल हो रहा है। ऐसे देश में मैं दोबारा बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारी जो हायर डिफेंस मैनेजमेंट है उसमें तरह तरह की कमियां हैं, और उसका एक प्रतिबिंब यह है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। आप अभी हमारे कन्वेंशनल कैपेबिलिटी की भी हम बार बार बात करते हैं, क्योंकि आज़ादी का दिन है, हम खूबी भी करते हैं। मैं दोबारा कहूंगा कि अगर भारत का लोकतांत्रिक तजुर्बा इतना अगर मजबूत रहा है तो यह फौज के आधारित हुआ है, क्योंकि आप 1947 के बाद हमारे क्षेत्र में जितने भी देश आज़ाद हुए हैं उनका आप अनुभव देखिए। भारत की फौज की जो प्रोफेशनलिज्म है, जो एपॉलिटिकल नेचर है, जो उसकी विश्वसनीयता है, मैं बार बार कहता हूं कि उसने कंट्रीब्यूट किया है डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस के लिए। पर जो हमने मैनेजमेंट किया है डिफेंस का, ये हाईएस्ट लेवल पे हमने उस प्रकार की परिपक्वता नहीं दिखाया है। इसकी वजह से हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, और क्योंकि हमने सही प्रकार से परिवर्तन नहीं किया था जब जरूरत थी। हमारे सामने इतने सारे हादसे हुए हैं, कारगिल का भी हादसा हुआ था, मुंबई का भी हादसा हुआ था, और उसके बाद क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि कारगिल के बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, तरह तरह के उन्होंने सुझाव दिए हैं, पर इतने साल के बाद हम सही प्रकार से उनको अपना नहीं पाए हैं। तो कारण यह मैं ही कहता हूं कि राजनीतिक जो है दृढ़ता नहीं है, जानकारी भी नहीं है, और जो हम पहल कर रहे हैं बार बार वो जिस प्रकार से भारत की जो ढांचा है, पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट है, आर्म्ड फोर्सेस है, DRDO है, जिस तालमेल की हमें खोज में है वो अभी तक नहीं हुआ है। क्या आपको भी लगता है राहुल दत्ता कि एक्चुअली तालमेल की कमी ही सबसे बड़ी समस्या बन गई है भारत के लिए? हालांकि अगर हम देखें, आम आदमी से पूछें तो उसको लगता है वो 26 जनवरी को तो इतना बड़ा परेड में इतने सारे सैनिक साजो सामान दिखाए जाते हैं, हमारा देश कहाँ पहुँच गया है। कभी तेजस दिखता है, कभी अग्नि का परीक्षण दिखता है, कभी INS विक्रांत लॉन्च हो रहा है, लेकिन अंदर सेना के अंदर वाकई जो एक तालमेल की कमी ये बता रहे हैं वो है क्या, और उससे हमारे पूरे जो प्रिपेयर्डनेस है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, उस पर असर पड़ रहा है? देखिए, एक तो सबसे पहले हम बार बार हम सन 47 के बाद की बात करते हैं, पर अगर आप अपना इतिहास देखें, हमने कभी भी, हज़ारों साल की हमारी हिस्ट्री, इतिहास आप देख लीजिए, जिसको ये कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जिसको कहते हैं, वो हमारे खून में ही नहीं है, हमारी फितरत में नहीं है। ये जी हाँ, ये इट्स अ फैक्ट। नंबर 2, अब जिस तरह का आपने बोला, मैं प्रिपेयर्डनेस पे तारीफ करूंगा, इन सब ने तो आर्मी ने, एक पॉइंट यह है कि आर्मी ने अभी तक, आज सन 86 के बाद आज तक एक भी बड़ी तोप, लंबी आर्टिलरी गन 155 mm जो अभी तक नहीं खरीदी। उसके कारण आपको भी पता है क्या है। पर मैं अगस्त 12 को विक्रांत, हमारा INS विक्रांत, भास्कर साहब भी शायद वहाँ थे, लॉन्च हुआ, मतलब फर्स्ट फेज उसका कंप्लीट हुआ है। और आप यकीन मानिए, मैं प्रेस गैलरी में बैठा हुआ था, मेरे पीछे जापानीज टीवी, जर्मन टीवी, NHK, डर स्पीगल, वॉल स्ट्रीट जर्नल, तमाम, उन्होंने, इट वॉज अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ इन द वर्ल्ड कि एक इंडिया जैसा कंट्री एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का, हालांकि अभी उसमें और ऑपरेशनल होने में 5 साल लगेंगे जी। लेकिन INS विक्रांत की बात करें तो उसकी मूल योजना के मुताबिक उसका निर्माण का काम जो है वो 2008 में होना था, और वो 4 साल लेट हो रहा है। अब मैं उनके कारणों में नहीं जा रहा, पर फिर भी किया। अब आप आ जाइए, चाइना का थ्रेट जो है, अभी फिलहाल पिछले महीने ही बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, CCS ने लिया है कि माउंटेन स्ट्राइक कोर, जिसको स्ट्राइक कोर बोलते हैं, मतलब नई एक पूरी यूनिट, कम से कम 50,000 आदमी नए भर्ती किए जाएंगे, नया असला, 90,000 करोड़ का उसका बजट है, स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ 2 5 ईयर प्लान, 7-8 साल में बनेगा, काम अब शुरू होने होगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। अब आप आइए दूसरी तरफ, अब आप ये, इन्होंने कार का जिक्र किया, हमेशा वर्ल्ड में यह माना जाता है कि अगर आपकी एरोस्पेस इंडस्ट्री आपकी स्ट्रांग है तो आप वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में से हैं। आप कोई कंट्री का नाम ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, US ले लीजिए। अब अभी तक हमारा कावेरी फाइटर जेट इंजन बनना है, 20 साल उसको हो गए हैं। काज साहब जानते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका हम इंजन ही नहीं बना पाए हैं। परंतु
आप ये भी तो देखिए अमृता जी कि हमने कार का भी इंजन अभी तक नहीं बनाया, कार का इंजन अब जाके बना है, गाड़ी का इंजन भी इंडिया में अब बनाया जाके जी। तो आप नहीं, लेकिन हम हमारी 50 साल बेस से तुलना न करें, पिछले 10 साल के दौरान जिस तेजी से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। जी आप कुछ कहना? तो मैं इसलिए नंबर पूरे मैं राहुल जी से इस बात पे सहमत नहीं हूँ कि देखिए तकनीक मौजूद है, आप निजी क्षेत्र में देखिए सारे विश्व की जो तकनीक है वो उनके पास मौजूद है। हमारी मुश्किल ये है अमृता जी कि जैसे मैंने पहले कहा है कि पॉलिसीज़ बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरी बात है कि जो हमारे DPSUs हैं, जो डिफेंस प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनको एक तरीके से सरकार जो है बचाना चाहती है, उनको कंपटीशन नहीं देना चाहती। अब देखिए प्रोडक्टिविटी, देखिए प्रोडक्टिविटी में एक आदमी हर साल हमारे डिफेंस PSUs में 30 लाख की कीमत का साजो सामान प्रोड्यूस करता है। 15 लाख, और जो बाहर का है वो 30 दुगना है, और वो पढ़े लिखे हैं, तकनीक जानते हैं। एक तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हम कहते हैं निजी क्षेत्र, ये निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर नहीं है, उस पर आपको और हमारे शेयर्स हैं, IDBI है, LIC है, सारे शेयर होल्डर कंपनीज हैं, भारत की पब्लिक की कंपनीज हैं। तो अभी तक हम पिछले एक परंपरा से इनको एक शक की नज़र से देखते हैं, मत देखिए। चौथी बात पहले अजय जी ने कही थी, अजय जी शायद ये जानते हैं कि 26 से 49 हुआ है FDI का। FDI का 49 नहीं हुआ है, केस बाय केस है, ठीक बोल रहे हैं वो आप देख लेंगे तो वैसा ही आंकड़ा रहेगा, 26 ही रहेगा। और चौथी और आखिरी बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब तक आप अपने साजो सामान बनाने की एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, अपने सेनाओं को मजबूत नहीं बनाते हैं, तो देश के लिए आगे तो आप ये कह रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए जरूरी ये है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए जरूरी ये है 20-25 साल से बन रहा है, अभी तक नहीं। आप देख रहे हैं वो परेड ग्राउंड में आता है, जी वो सिर्फ परेड ग्राउंड में ही दिखता है। तो सवाल ये है कि क्या अब निजी क्षेत्र को खोल देना चाहिए रक्षा क्षेत्र के साजो सामान बनाने के लिए, तो कोई हमारी प्रिपेयर्डनेस में इजाफा हो सकेगा और हम कुछ ज्यादा अचीव कर पाएंगे, जिसके बारे में यहाँ पर जानकार बोल रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो आज सरोकार में हम बात कर रहे हैं हमारे देश की रक्षा तैयारियों की। हमने जिक्र किया कपिल काग साहब का, जिन्होंने कुछ ही देर पहले कहा कि अगर निजी क्षेत्र को खोल दिया जाए तो रक्षा के साजो सामान बनाने में हम काफ़ी इजाफा कर सकते हैं और दुनिया के मुकाबले में एक बेहतर शक्ति बनकर उभर सकते हैं। लेले साहब, क्या वाकई आपको भी लगता है कि निजी क्षेत्र को खोल देने से, या FDI के बारे में जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि 49% का परमिशन मिला है लेकिन वो हो नहीं पाएगा, अगर उसको खोल दिया जाए तो कुछ हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और बेहतर हो सकेगी? क्या ये ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल, जैसा काग साहब ने कहा कि केस बाय केस बेसिस 49% जाएगा। अगर आप पूरा डिबेट देखेंगे FDI के ऊपर तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे 100% FDI होना चाहिए। आप ये नीति मत रखिए कि 10% का 20 किया, 30 किया, 40 किया। अगर करना है तो पूरा कर दीजिए 100%। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आएंगी, काफ़ी सारे ऑफसेट्स आएंगे जिससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये पहला स्टेप हो सकता है। शायद सरकार के ऊपर भी काफ़ी सारे, आज आप देखेंगे कि एक सरकार जब चलानी है तो उनके ऊपर काफ़ी सारे प्रेशर्स रहते हैं। इंडिया एक सोशल सेक्टर है, सो आपके पास जो डिफेंस PSUs हैं वहाँ पे खाली ये नहीं कि वो सामान डिफेंस के लिए तैयार कर रहे हैं, वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी इंडिया के काफ़ी सारे लोगों को दे रहे हैं। मेरे विचार से आज कई सारे ऐसे डिफेंस PSUs हैं, छोटे छोटे काम करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी से किसी को दिक्कत नहीं है, कार्य क्षमता से दिक्कत है। वही तो जो लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं वो उसका आधा प्रोड्यूस कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि
कि आपने इतने सारे लोगों को जॉब दी हैं, उसके बाद आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ये सोशल सेक्टर्स को, आपको ये PSUs को या ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसको बंद करने की ज़रूरत है। तो आपको एक बड़े पैमाने पे रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। जैसा कि टेक्नोलॉजी में कहते हैं कि रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स होता है, जहाँ पे आपको नई टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी, एट द सेम टाइम नए डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, जो शायद ऐसे डिसीजंस होंगे जो सरकार के लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। मैं रक्षा मंत्री ने करीब 6 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब मौजूद थे, उन्होंने अनाउंस किया बाकायदा कि अब से सारी डिफेंस PSUs को compete करना पड़ेगा किसी भी टेंडर के लिए along with प्राइवेट सेक्टर। अब वो उनको मौलिक ऑर्डर नहीं करेंगे, एंड उन्होंने इट वॉज अ क्लियर वार्निंग, इनफैक्ट ही वार्न देम। अब जैसे शिप अभी बनने हैं, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि 47 इस टाइम जो शिप्स हमने लेने हैं नेवी ने अगले 10 साल में, उससे से 45 इंडिया में ही बन रहे हैं, इंडिया में बन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो बनकर तैयार कब होंगे, उनकी निर्धारित डेट क्या है और वो अमल में कब आएगी? प्राइवेट उसमें प्राइवेट डॉकयार्ड्स भी आ रहे हैं, पिपावाव है, और अभी उनको क्लियरेंस मिला है अभी 15 दिन पहले ही। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो इंडियन एजेंसी कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाएगी, उसको अगर हम एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें तो शायद उनको भी बिजनेस मिलेगा। हो क्या रहा है आज रिसर्च R&D में, पर्टिकुलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडियन इंडस्ट्री ज़्यादा पैसा नहीं डाल रही है, बिकॉज वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। आपके बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, बोइंग होता है, लॉकहीड मार्टिन होता है, वो काफ़ी पैमाने पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, इसलिए आगे जाके वो काफ़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। इंडियन कंपनीज ऐसा कर नहीं सकती, वो कॉम्पीट ही नहीं कर सकती, बिकॉज उनको पता है उन्हें एक ऑर्डर आएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। मैं सहमत नहीं हूँ बिल्कुल। इंग्लिश में कहते हैं विच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग। आपने 2 सवाल पूछे, वाई इज इंडिया बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर, हम नंबर 1 इंपोर्टर क्यों हो गए हैं? बहुत आसान सवाल है। आप लोग डिस्कस किए हैं कि ये DPSUs तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें इंसेंटिव कम है, पैसे बनाने का इंसेंटिव नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, तो काम थोड़ा आस्ते चलेगा। वो आपने पूछा विक्रांत लेट क्यों हो गया, और अब हमारी सवाल है कि FDI, हम सब लोग कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी मुफ्त में गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी, ऑफसेट से नहीं मिलेगी, ये आपको फॉरेनर को बोलना पड़ेगा, जो लेले साहब ने बोला आइए भारत में आप पूंजी लगाइए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट लगाइए। कॉमर्स मिनिस्टर AP शर्मा जी ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है, राहुल ने आपको बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, लेकिन इट्स नॉट ए लेवल प्लेइंग फील्ड। ये मोटर कार इंडस्ट्री में भी हुआ था, टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी हुआ था, कितने सालों के लिए एक ही गाड़ी थी, फिएट और दूसरी हिंदुस्तान। तो ये रिस्क हमको लेना पड़ेगा, और जितना जल्दी हम रिस्क ले सके, फॉरेन डायरेक्ट लेकिन क्या हम रक्षा साजो सामान के साथ इस तरह का रिस्क उठा सकते हैं? क्योंकि हमारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, जब दुश्मन चौतरफा हो तो हम ऐसे रिस्क उठा सकते हैं। बिल्कुल, मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज अंडर द सर्कमस्टेंसेस भारत की सुरक्षा बिल्कुल दुरुस्त है। ये है कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं, वी वॉन्ट टू बी द नंबर 3 इन द वर्ल्ड, तो जरूरी हमको अपनी सुरक्षा के लिए हवाई जहाज, सेना के हथियार, टैंक्स होने चाहिए। बट इतना बता दूं, नेवी का इंपोर्ट सबसे कम हो गया है। आपको बता रहे हैं 47 शिप्स आर बीइंग मेड इन इंडिया, भारत में बन रहे हैं। अभी बनने की योजना है। नहीं, अभी टाइम लगेगा, देखिए। लेकिन दूसरी बात बता दूं, एयरफोर्स का प्रॉब्लम जो है, एक ही कंपनी है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। अभी इतनी बड़ी एयरफोर्स एक कंपनी, नेवी ने क्या किया, अलग कंपनी बनाई। और भारत का जो सेना है वो बहुत बड़ा है, 10 लाख। तो अगर जो आपको इतने हथियार लाने हैं, सेना को डिसाइड करना है कि भाई 1/3 विल बी मॉडर्नाइज्ड। तो ये 3 सवाल जो पूछे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजी, रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी ये तब दुरुस्त होगा। शर्मा साहब बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, लेकिन वो DPSUs को ऑर्डर दिए जा रहे हैं, अपने OPVs गोवा शिपयार्ड को दे दिए हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि कैसे प्राइवेट सेक्टर, जिसके पास आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है,
और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी FDI से आ सकती है, उसको हमको रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल और है कपिल काक साहब कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर को या इंपोर्टर को ये सुविधा दे रहे हैं कि आपके यहाँ से हम सैनिक साजो सामान इंपोर्ट करें, तो जो तकनीक आ रही है बाहर से उसको हम अपने यहाँ कॉपी करके स्वनिर्मित सैनिक साजो सामान उसके बाद क्यों नहीं बना सकते हैं? क्या इसके लिए कोई योजना है या कोई हमारी रणनीति नहीं है? नहीं, रणनीति एक तरीके की है बट थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि प्रेशर्स दबाव डाले जाते हैं जो निर्णय लेने वाले हों। पहली बात यह है कि ये नहीं कि आइदर और सिचुएशन नहीं है, या तो आप निजी प्राइवेट सेक्टर को ले आइए, नहीं तो आप चलते रहिए जैसे चले हैं। आप दोनों को मिला सकते हैं, जिसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। काफ़ी इस पे एग्जांपल्स हैं, काफ़ी उन्नति की है उन सेक्टर्स में। पहला एक कदम है कि एवरो 748 जो पिछले कम से कम 40 साल से 45 साल से उड़ान भरता आ रहा है भारत के स्काइज़ में, उसका रिप्लेसमेंट 56 जहाज़ों का है। एक निर्णय लिया गया है कि ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। तो सरकार की सब गलतियां नहीं हैं, वो निर्णय लिया है। 28,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। पर जैसे पहले कहा गया है कि ये 56 विमान हैं, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट को एश्योरेंस, उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा निजी क्षेत्र को। जो कोई भी कंपनी हो, जो कंपनी होगी वो बाहर से तकनीक लाएगा। ये कॉपी करने की बात नहीं है, ये डिज़ाइन से शुरू। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी रक्षा साजो सामान में ये रही है कि डिज़ाइन हमारे यहाँ नहीं होता है। हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ में कॉपी करते हैं, जैसे आपने कहा है, वो तो बना जाते हैं। MiG-21 हो, सुखोई 30, उसमें कोई काबिलियत नहीं है तकनीक के मामले में। तो मेरा रिकमेंडेशन अगर है तो वो ये है कि जैसे एक लॉर्ड शिवा को ले आइए, तो डिस्ट्रक्शन करिए जो कुछ भी हुआ है, तो फिर आप लॉर्ड शिवा के बाद एक तरीके से विष्णु को बोलिए कि वो प्रिजर्व करें, और ब्रह्मा फिर क्रिएट करेंगे। जब तक आप पूरा तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिएट करने की जरूरत है सेना में, तब जाके दिलचस्प बात ये है कि जब तक आप, जैसे गाड़ी जब 1 लाख किलोमीटर चलती है तो उसको आप ओवरऑल करते हैं ना। विमानों का होता है, समुद्री जहाज़ों का होता है। जब तक हमारे डिफेंस प्रोडक्शन, जो हमारे रिसर्च डेवलपमेंट है और प्रोडक्शंस हैं, जब तक आप इनको ओवरहॉल नहीं करते। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की बात की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलते हैं पार्टनरशिप में? दोनों के लिए इजाफा होगा, देश के लिए। मुझे ये हैरानी हो रही है कि अभी तक तो मैं ये समझती थी कि हम रक्षा क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, बड़े ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जब हम देखते थे परेड में बड़े बड़े रक्षा के जो सैनिक साजो सामान है, लेकिन जिस तरह से आप लोग बातें कर रहे हैं उस तरह से तो ऐसा लगता है कि अभी हमारे अंदर गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हैं, इस पर कोई शक नहीं है, मगर आगे बढ़ने के लिए चुनौतियां और ज्यादा हैं। उन चुनौतियों को सामना करने के लिए, जैसे मैंने कहा, आपको पूरा ओवरहॉल कीजिए, प्राइवेट सेक्टर को ले आइए। FDI जैसे पहले कहा गया है कि देखिए, अब अलग अलग आवाजें आती हैं। रक्षा मंत्री कहते हैं FDI नहीं होगा, उनके जो सलाहकार हैं, DRDO के हेड हैं, उन्हें कहते हैं कि आना चाहिए, तकनीक है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन श्रीराम जी से लंबे समय से बात नहीं हो पाई है, बड़े धैर्य से सुन रहे हैं। श्रीराम जी, ये जो अभी पूरी चर्चा हुई, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर ये आई कि हमारी रक्षा प्रिपेयर्डनेस चाहे जितनी भी हो, लेकिन हम दुनिया से कम्पीट करने में अभी बहुत पीछे हैं। चाइना ने भी तकरीबन हमारे आसपास ही महाक्रांति हुई और वो जो मुकाम हासिल किया है रक्षा क्षेत्र में, उससे हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। तो ऐसा क्या किया दूसरे देशों ने जो हमने नहीं किया? क्या जो काक साहब बार बार कह रहे हैं कि अगर हम निजी क्षेत्र को इसमें भागीदारी के लिए खोल दें तो फिर शायद हम कंपटीशन बढ़ा सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा इक्विप कर पाएंगे। जी हाँ, आप देखिए, APJ अब्दुल कलाम साहब के अंडर एक कमेटी बनी थी 90 के दशकों में, तो तभी उन्होंने प्रोजेक्शन किया था कि 2005 तक 70% हम अपने घर पे बनाएंगे और सिर्फ 30% बाहर से। लेकिन आप देखिए, जो 90 के दशक में था, आज भी वही 30-70 का ही रह गया है। 30% हम घर पे बनाते हैं और बाकी इंपोर्ट होता है। तो 25 सालों में हमने क्या तरक्की की, ये भी एक सवाल पैदा होता है स्टेटिस्टिकली। हालांकि टेक्नोलॉजिकली अभी जो फोर्स कैपेबिलिटी है उसमें बढ़ोतरी हुई है, कोई शक नहीं है। 90 के दशक की हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी और आज के में काफी फर्क है, लेकिन कैपेसिटी जो कहते हैं वो हमने घर पे नहीं बनाया। इसमें मैं खास दोष दूंगा ये जो हमारे DPSUs जिनकी बात हुई है,
उसकी जो मैनेजरियल क्लास हैं जो चलाते हैं इनको, कई लोग मानते हैं कि उनके और फॉरेन जो सप्लायर्स हैं इन दोनों के दरमियान एक मिलीभगत चली हुई है, जिसकी वजह जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इसमें काफी पैसा बनाया जा रहा है विच इज नॉट फॉर नेशनल गुड। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो यही लग रहा है कि इतने सारे जो भ्रष्टाचार के खुलासे उसके बाद से गतिविधियां और रुक गई और धीरे धीरे चलने लग गई, उसमें आगे बढ़ ही नहीं रही। वो तो करप्शन तो जाहिर है कि डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा ऐसे होली काउ जिसको पब्लिकली हमने एक्सपोज नहीं किया है, तो ये भी है। लेकिन मेन चीज आप देखें, इंडिजिनाइजेशन जो निजीकरण होता है बाकी देशों ने कैसे किया है, उसके लिए एक मेन है कि जो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट को ना उन्होंने तोड़ दिए। जैसे राय साहब ने कहा कि वी नीड रिवोल्यूशनरी माइंडसेट फ्रॉम द टॉप। तो चाइनीज आप देखें, चाइनीज भी कई सालों तक डिपेंडेंट थे ऑन इंपोर्ट्स। अब उनकी शिप बिल्डिंग आप इंडस्ट्री आप देखें इतनी मतलब आगे निकल चुकी है जस्ट 10-15 सालों में। तो आरएमए की बात की है अजलेले साहब ने, रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, वो लाया जा सकता है। तो मिलिट्री अफेयर्स में अगर हम रिवोल्यूशन के तरह से सोचें या हम क्रांति लाने की बात सोचें मिलिट्री अफेयर्स में, तभी शायद हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में अभी कहा जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र को जरूरत है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद यहाँ पर मौजूद तमाम छात्र छात्राओं को भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। तो आज हम सरोकार में बात कर रहे हैं हमारे देश की रक्षा उपलब्धियों की और खामियों की। हमारे साथ यहाँ पर तमाम मेहमानों को तो आपने सुना ही, लेकिन बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल लेले सर आपसे है। देखिए, निसंदेह हम कामयाबी की चोटी पर तो पहुँच चुके हैं, लेकिन कामयाबी की चोटी पर पहुँचना और उस पर कामयाबी पर बने रहने में फ़र्क होता है। जैसा आपने कहा कि अगर हम हथियार बनाना शुरू करेंगे ज़ीरो लेवल से तो बहुत टाइम लगेगा। निसंदेह कामयाबी और क्रांति समय मांगती हैं। हम उसी भाषा को अच्छे से समझेंगे जिसका व्याकरण जानते हैं। ये तकनीकी गड़बड़ियाँ इसलिए हो रही हैं क्योंकि इस तकनीक का हम व्याकरण नहीं जान रहे हैं। हमें ज़रूरत है सामान खरीदने से ज़्यादा इसको डिज़ाइन करके इसके व्याकरण को समझे, तब हम चाइना, अमेरिका या इजराइल से आगे जाएंगे। इजराइल उसका व्याकरण जानता है, हम नहीं जानते, हम सामान खरीदते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम ज़ीरो लेवल से शुरू करें? आज शुरू करेंगे तो 50 साल बाद आने वाली पीढ़ी हमें ये तो नहीं कहेगी कि हम आज जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। हम उसके व्याकरण को जानने की कोशिश क्या आज से नहीं कर सकते? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये भी तो देखना चाहिए कि हम खाली अकेले नहीं हैं। हमारे बगल में पाकिस्तान है और चाइना है। अगर हम आज ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे और उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा ऊपर होगी, तो फाइनली ये नहीं है कि भारत किसी के साथ युद्ध करना चाह रहा है, लेकिन भारत को अपने डिफेंसेस को भी सक्षम बनाना है जो मैचेबल हो विथ इट्स एनिमीज़। तो मेरे विचार से ये होगा कि अगर आप आज ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे तो भले ही 50 साल के बाद आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक आप क्या करेंगे? हर दूसरे दिन LOC के ऊपर कुछ ना कुछ हो रहा है। सो बहुत सारे ऐसे भी प्रावधान है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। LOC में क्या हो रहा है वो दूसरा मुद्दा है। आप क्या गहराई से देखें, वो इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे पास हथियार नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा कि तकनीक नहीं है। यू कैन नॉट इन्वेंट द व्हील, इंग्लिश में कहते हैं। तो अगर जो हम ठहर जाएं और व्हील को इन्वेंट करें तो बहुत समय लग जाएगा। इस दुनिया में हमको देखिए, टेलीफोन आपके सस्ते क्यों है? क्योंकि हमने अमेरिका की टेक्नोलॉजी ले ली और अब हमारा देश बाहर गया। अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में हमारे कंपनी एयरटेल है आजकल। तो आप बिल्कुल आपने दिल से बोला हमको अपने आप करना चाहिए, लेकिन आपको अपने आप करने चाहिए। लेकिन इस जमाने में वी मस्ट जंप द टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था। मैं बहुत आपको सलाम करता हूं कि आप ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन वो भी सोचो दैट वी कैन जंप फॉर टेक्नोलॉजी, पिक इट अप फ्रॉम लाइक वी गॉट द मोटर कार इंडस्ट्री जैसे हमारे पास। अब महिंद्रा की गाड़ी देखिए, उन्होंने बनाई, टाटा साहब ने अपनी गाड़ी बना रहे हैं। डिफेंस में भी यही हो सकता है। जी, अगला सवाल कौन पूछना चाहता है? जी, कि आपने कहा कि हमें जंप करने की जरूरत टेक्नोलॉजी में है, तो हमें जंप करने के साथ साथ इंडिजीनियस भी देखना होगा कि सिर्फ जंप पर ही हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। आज रिक्वायरमेंट है कि हमें इंडिजीनियस प्रोडक्शन करना होगा। हम अभी अपने पुलिस के जवानों के लिए बंदूकें तक इंपोर्ट कर रहे हैं, और अब बंदूक आज के समय में क्या हम डेवलप नहीं कर सकते हैं खुद की?
बिल्कुल वाजिबी है। इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए सर ने भी कहा था कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें साथ में करनी पड़ेगी। अब होता ये है आइदर और नहीं होना चाहिए कि हम खाली इंपोर्ट करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हम खाली अपने देश में बनाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपकी ज़रूरतों को देखना होगा और दोनों साइड से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जी, कुछ सवाल पूछना चाहिए। अभी हमने एक कमजोर स्ट्रेटजी की भी बात की कि हमारी जो नीति है कमजोर है जी, और जब भी हमारे साथ जब कोई घटना होती है तो हमारी कमजोर जो रक्षा प्रणाली है या फिर हमारी सुरक्षा है उस पर फिर सवाल उठते हैं। जी, हमें अंदरूनी और बाहरी दोनों ही चुनौतियों से निपटना है, लेकिन क्या इन चुनौतियों से निपटने में हमारी रणनीति कहीं आड़े आती है, कमजोर पड़ती है? देखिए, बहुत ही उचित प्रश्न उठाया गया है कि जब तक के सेनाओं का इनपुट राष्ट्र की जो कोई भी नीतियां बनती हैं, जब तक वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो तब तक ये थोड़ी थोड़ी कमज़ोरियां हमेशा उभर आएंगी। मगर सवाल ये भी है अमृता जी कि आज अच्छा हुआ कि युवक मौजूद हैं। इन मामलों में यही नहीं है कि राज्यसभा टीवी देश के सामने एक कार्यक्रम पेश कर रही है। आप अपने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, माध्यम हो, सोशल मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, उनको ये मामले जो कुछ भी कमियां हैं हमारी सुरक्षा और रक्षा की, वो भारत नागरिकों के सामने लानी है। तीसरी बात यह है कि ये नहीं कहना कि हम सब कुछ बाहर से लाते हैं। एयर चीफ मार्शल ब्राउन ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना 11th प्लान में उन्होंने साजो सामान की 60% जो कोई भी ऑर्डर्स दिए हैं वो भारत की कंपनियों को दिए हैं, मतलब भारत के जो मौजूद हैं। तो ये मतलब एक चीज़ समझनी है कि कमज़ोरियां हैं, मगर ये मत समझिए कि भारत कमज़ोर है। भारत एक विकसित देश बनने के लिए सारे विश्व में दरवाजे खटखटा रहा है कि हमारे पास वो क्षमता है। आप इसको नोट कीजिए। मगर स्पेसिफिकली एक पॉइंट लेना चाहता हूँ, अगर हम 1,93,000 रुपए की बजट इस साल की जो है उस पर 60% जो बजट है वो कैपिटल कॉस्ट है, मतलब आप आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। अगर इसके लिए आप बाहर से साजो सामान बनाते हैं तो आपको ऑफसेट्स क्लॉज हैं। ऑफसेट्स क्लॉज क्या हैं कि अगर आपको 300 करोड़ से ज़्यादा कोई भी बाहर से सामान लाता है, उस कंपनी को भारत में इन्वेस्टमेंट निवेश करना है कि यहाँ की तकनीक बढ़े। उसको आप ठीक से एक्सप्लॉइट किए। काफ़ी कमज़ोरियाँ रही हैं उस क्षेत्र में भी। आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि आप समझें कि जो तकनीक की बात नहीं जो अजय साहब ने उठाई थी, तकनीक हमारे पास काफ़ी मौजूद है। हम कह रहे हैं जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ हैं, हाई एंड टेक्नोलॉजी, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो आपसे बाहर से नहीं आएगी, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ब्लड स्वेट एंड टीयर्स लगा के वो तकनीक आपको यहाँ जी। अगला सवाल पूछिए सर। मेरा सवाल आपसे है सर, जैसे आपने कहा कि एफडीआई को लाया जाए, बहुत सारे एरियाज़ में आ रहा है, उसी तरह से डिफेंस में भी इसको लाया जाए। तो सर आपने जैसे कहा कि वी हैव टू टेक द रिस्क, लेकिन सर क्या अगर हम एफडीआई को डिफेंस एरियाज़ में लाते हैं तो क्या इससे हमारे जो कॉन्फिडेंशियल मैटर है, जो हमारे कॉन्फिडेंशियल पहलू हैं, क्या उसके साथ एक रिस्क नहीं होगा? देखिए, दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट आपको सब देख सकता है। आप बाहर जाएं, आपकी मोटर कार का नंबर प्लेट आ सकता है। तो हम उसके लिए थोड़े कारोबार करेंगे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स लोग साइन करेंगे, तो उसके बारे में आप फिक्र मत करो। लेकिन हमारी खुफिया एजेंसी को बहुत तगड़ी होना पड़ेगा। आपने जो बोला सीक्रेट्स जा रहे हैं, तो काउंटर इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त होना पड़ेगा। जी, एक आखिरी सवाल आप में से कोई लेना चाहता है तो ले लीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। सर मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि इंडिया में ऐसी बहुत सी तकनीक मौजूद है, लेकिन इंडिया में मतलब कि कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद में एक्शन लिया जाता है। जैसे 1962 में भारत और चाइना के युद्ध के बाद ITBP और BSF बनाया गया, संसद पे हमला हुआ और उसके बाद में 26/11 पे हमला हुआ, उसके बाद में NIA बनाया गया। तो क्या अपने पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है? आपने कहा कि मौजूद है, तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो इन हादसों को पहले मतलब बचा सकें? एक सवाल आपका, आप भी पूछ लीजिए। नहीं, दत्ता साहब से मेरा सवाल है। दत्ता साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि जब हमारे देश में कोई घटना होती, कोई भी दुर्घटना घटती, जैसे कि इसके पहले उत्तराखंड त्रासदी और ये सिंधु रक्षक का मामला, तो इसके बाद ही हम आंखें क्यों खोलते हैं? हम पहले से क्यों रणनीति लेने के लिए नहीं तैयार रहते? हम पहले से टेक लेने के लिए क्यों नहीं तैयार होते? हम अभी से स्टैंड लेने के लिए तैयार क्यों नहीं कि अभी से हमें करना है?
अगर मान लीजिए कोई घटना होती तो सरकार विज्ञापन जारी कर देती कि हमने ये उपलब्धियां हासिल कर ली, हमने ये कर लिया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि हम आत्म प्रशंसा में ही डूबे हुए हैं? तो हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। आज के युवा कुल मिलाकर ये जितने सवाल आ रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि थोड़ा धैर्य खो रहे हैं लोग, ये जान के कि हम जितनी तैयारियों में वक्त लगा रहे हैं उतना रखरखाव में और उसके चुनौतियों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, युवाओं की जो एस्पिरेशंस है मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं आपको एक तरीके से आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ सुरक्षा का मामला है भारत का, कोई ऐसी गंभीर कमज़ोरी नहीं है। हम भी एस्पिरेशनल हैं। अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? वही सवाल है, वही प्रश्न है। जो आपने सवाल पूछा था तकनीक का, आपने हाल ही में न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ा होगा कि DRDO ने विस्फोट के जो आतंकवादी विस्फोट हैं उनको एक तरीके से जानकारी के लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, मौजूद है और अमेरिका हमसे ख़रीदना चाहता है। ये नहीं कि हम ऐसी कमज़ोरी में हैं। मगर जो आपने मेंटेनेंस का सवाल उठाया है वो बहुत ही उचित सवाल है, क्योंकि आप बड़े बड़े साजो सामान ले आते हैं और फिर उनको मेंटेन नहीं करते हैं। एक आखिरी कमेंट आपसे ले लेते हैं, दुनिया के अनुभवों से क्या सीखा जा सकता है? जी, ऑफेंस और डिफेंस दो चीज़ें होती हैं। कुछ हद तक जैसे पैनलिस्ट सब ने कहा कि हमारे पास काफ़ी तकनीक है, ऐसा नहीं है कि हम पीछे हैं। लेकिन अगर आप ऑफेंसिव और डिफेंस, जो आक्रामक जो रवैया की ज़रूरत होती है एक महान शक्ति होने के लिए विश्व में, वो मेरे ख्याल से अभी हम काफ़ी पीछे हैं। एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी, जो हमारी होमलैंड सिक्योरिटी, हमारी जो टेरिटरी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वो शायद हम कायम कर पाएंगे। लेकिन दूरी तक पावर प्रोजेक्ट करना और आक्रामक रवैया अपनाने के लिए बहुत रिवोल्यूशनरी थिंकिंग की जरूरत है। एक आखिरी कमेंट आपने मुझसे पूछा था, एक तो मैं बता दूं आपको, जो सबमरीन का ये जो आप कह रहे हैं कि अब क्यों हम उठे हैं, जागे हैं, ये 47 साल से हम सबमरीन ऑपरेट कर रहे हैं। ये शायद पहली बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, पहली बार, मतलब इस इतने बड़े मैग्नीट्यूड का। मतलब नंबर 2, आपने बोला कि बार बार अटैक होते हैं, फिर हम उठते हैं, कारगिल कमेटी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट बनाते हैं, फिर अमल नहीं होती। 9/11 US में हुआ था। डू यू नो, 6 महीने के अंदर उन्होंने एंटायर सिस्टम चेंज कर दिया था। एंटायर सिस्टम हैज बीन चेंज। नंबर 3, अब आप सब यंग हैं, इन्होंने जो मुझसे सवाल किया, इन्होंने पूछा था व्याकरण की। रिवर्स इंजीनियरिंग का ज़माना है। हालांकि लोग ये डरेंगे, नहीं हम क्यों करें। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब आप सामान खरीद लाए, यहाँ चोरी करके आप वो उसकी को बनाइए, और एंड यहाँ का इंजीनियर सीखेगा उसको। चाइना ने वो किया। चाइना ने एयरक्राफ्ट सारे जो लिए SU-30 वगैरह, वो जो ये कह रहे हैं व्याकरण, और उसमें आपका लड़का जो है इंजीनियर, वो बजाय 5 साल के वो 1 साल में सीखेगा। उसके लिए साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल। इसमें एक और कॉन्सिक्वेंस ये है कि अब रूस चीन को बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, कोई जहाज नहीं दे रहा। और आपको लेकिन रूस चीन को नहीं देता है, बावजूद इसके उसने अपने आप को इतना सक्षम कर लिया है दुश्मनों से लड़ने में कि सब उससे डरने लगे। सवाल ये है कि क्या इनके रास्ते को अपनाया जाए कि आप आक्रामक हो और इस आक्रामकता के जरिए हम महाशक्ति बन सके, या फिर हमें ऐसी रणनीति व्यापक पैमाने पर बनाने की जरूरत है जो दूरदर्शी हो और जिसमें लंबे समय तक के लिए हमें एक रक्षा नीति बनाने की जरूरत है। हमने अलग अलग पहलुओं को लाकर जनता के सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ों के जवाब अभी भी हमारे इस कार्यक्रम से नहीं मिल पाए होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर जो देश की रक्षा चुनौतियां हैं उस पर एक निगाह गई होगी तमाम लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए।